अध्याय 1641 नई टीम में समायोजन जरूरी था। कल तक अजनबी रहे कुछ अजनबियों का आज एक दूसरे से मिलना नामुमकिन था। अर्जुन इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। वह जानता था कि ब्लू स्काई और कैनयांग, जो प्रेम और धार्मिकता को महत्व देते थे, दोनों ही बहुत नेकदिल इंसान थे। अगर वे कुछ समय तक एक दूसरे को गहराई से समझ लेते तो वे एक दूसरे को जरूर स्वीकार कर लेते। बेशक कैनयांग का दिल साफ था, लेकिन उसके हाथ पैर इतने साफ नहीं थे। लोगों को आसानी से पीटने वाले उसके स्वभाव ने अर्जुन को थोड़ा असहाय महसूस कराया। ये कौन सा है? ब्लू स्काई ने पूछा। अर्जुन ने कहा, 14वां। नीला आकाश बोला, क्या अब भी तुम में आत्मविश्वास है? अर्जुन ने कहा, चलो देखते हैं। डूहुआ ने अर्जुन को राहत की सांस दी और 1 दर्जन से ज्यादा योग्य लोगों को प्रशिक्षण दिया। हो सकता है कि इन सभी लोगों का साधना आधार ऊंचा न हो, लेकिन हर एक असाधारण कौशल वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि सूर्यास्त के बाद अर्जुन ने लगातार 13 देखे। 13 में से कोई भी अर्जुन को संतुष्ट नहीं कर सका। उनकी योग्यताएं बुरी नहीं हैं, लेकिन उनका आचरण बहुत बुरा है। चाहे ऐसा व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अर्जुन ऐसा नहीं चाहेगा। और यहाँ अर्जुन जिस 14वें व्यक्ति की तलाश कर रहा था, उसका नाम ब्लैक सिकल था। वह एक कुख्यात हत्यारा था। मजबूत पवन किले में कोई शक्ति समूह नहीं था, लेकिन पूरे पवित्र क्षेत्र में अलग अलग संघ थे जो निश्चित रूप से घर्षण पैदा करेंगे यदि वे शाश्वत गुप्त क्षेत्र से भोजन लेते। कुछ शर्मनाक गतिविधियों में ये तथाकथित हत्यारे मिशन पर जाते थे और हत्या के मिशन को अंजाम देते थे। सच कहें तो ये हत्यारे भाड़े के सैनिकों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें न सिर्फ ये सुनिश्चित करना था कि मिशन पूरा हो, बल्कि अपने मालिकों की भी रक्षा करनी थी। हालांकि हत्यारे सिर्फ अपने शिकार को खत्म करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उनके मालिकों की जान की तो कोई परवाह ही नहीं थी। सेंट रियल्म हत्यारों की विशिष्टता के कारण कई लोग इस तरह के उद्योग से बच नहीं पाते थे और वे इससे बेहद घृणा भी करते थे। ब्लैक सिकल सबसे प्रसिद्ध हत्यारों में से एक था। गेल किले में उसे भाग्य का कांटा कहा जाता था। मूलतः ब्लैक सिकल द्वारा निशाना बनाए गए लोगों के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह गेल किले का हत्यारा राजा था। अराजक माहौल में अर्जुन और अन्य लोग रुक गए और बाथ स्ट्रीट के चौराहे तक चले गए। बाथ स्ट्रीट दोनों ओर बाथटब से भरी हुई जगह थी। चूंकि स्ट्रांग विंड फोर्ट में कोई शक्तिशाली समूह नहीं था, इसलिए वहां किल हॉल या मिशन हॉल जैसी कोई जगह नहीं थी। कुछ लोग मिशन देते या स्वीकार करते हुए बाथ स्ट्रीट के चौराहे पर स्थित छोटे से बाजार में जाते थे। इस छोटे से बाजार में साधारण सामान नहीं, बल्कि इंसानी सिर बिक रहे थे। हत्यारों ने अपना मिशन पूरा करने के बाद बाथ स्ट्रीट पर बाथटब केंद्रों में स्नान करने, अपने शरीर पर लगे दागों को धोने और इस मिशन से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का अवसर लिया और एक नए रूप के साथ अगले हत्या मिशन का स्वागत किया। इस प्रकार इस स्नान सड़क को इसका नाम मिला। अर्जुन और बाकी लोग बाथ स्ट्रीट के चौराहे पर टहल रहे थे। स्टॉल के दोनों तरफ सजे धजे सिर रखे थे। ये सिर अभी भी बिल्कुल ताज़ा थे और उनका खून साफ किया हुआ था। उन पर मेकअप भी किया हुआ था। वे कलाकृतियों की तरह सजीव थे। कुछ नियोक्त आए, अपने शत्रुओं का सिर ढूंढा, पैसे दिए, सिर लिया और चले गए। 7 दिन बाद जिन सिरों को नियोक्ता द्वारा नहीं लिया गया था, उन्हें बाथ स्ट्रीट पर साइन बोर्ड पर लटका दिया गया। 8वें दिन इन लावारिस शवों पर नियोक्ता का नाम लिखा एक कागज चिपका दिया गया। हत्या का अगला लक्ष्य स्वयं नियोक्ता था, इसलिए कोई भी मालिक सतर्क रहने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने दुश्मनों के मारे जाने के बाद वे उनके सिर लेने या उनकी कीमत चुकाने नहीं आएंगे। मेहराब के नीचे एक नोटिस बोर्ड था जिस पर हत्यारों के नाम लिखे थे। उनमें से ब्लैक सिकल सभी हत्यारों में सबसे ऊपर था, लेकिन कोई भी मिशन ब्लैक सिकल के नीचे नहीं अटका, क्योंकि वह बहुत महंगा था। वह जो कीमत पेश करता था वह आमतौर पर अन्य उत्कृष्ट हत्यारों की तुलना में 20 से 30 गुना अधिक होती थी। दूसरी ओर दूसरे हत्यारों के कोड नामों में तरह तरह की मिशन निर्देशिकाएं भरी हुई थीं,
जब हत्यारे ने निर्देशिकाएं फाड़ी और नियोक्ता को ढूंढा तभी उसे मिशन की जानकारी मिल सकी। इस समय कोई व्यक्ति नोटिस बोर्ड पर एक हत्यारे के नाम के नीचे एक नोट चिपका रहा था। नोट पर कुछ छोटे शब्द लिखे थे, हत्या मिशन, लक्ष्य मार्शल संत स्तर 1, इनाम 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर 5 दिनों के लिए वैध। ऐसे हत्यारे भी थे जिनकी मिशन सूची में अपहरण, जहर देने जैसे मिशन शामिल थे वगैरह। ये सभी हत्याएं नहीं थीं। अर्जुन ने भी कागज का एक छोटा टुकड़ा निकाला और उसे काली दरांती के नीचे चिपका दिया। हत्या मिशन, मिशन लक्ष्य मार्शल सेंट स्तर 1, इनाम 500 निम्न ग्रेड सेंट स्पिरिट स्टोन, स्थायी। इस बार बर्तन फट गया। भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। नान द्वारा जारी किए गए मिशन को देख रही थी और उसकी ओर इशारा कर रही थी। बहुत कम लोग ब्लैक सिकल से सीधे मिशन जारी करने के लिए कहते थे। आमतौर पर ब्लैक सिकल जिन लक्ष्यों पर हमला करता था उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल होता था। अर्जुन काई की कीमत बहुत चौंकाने वाली थी। मिशन भेजने के बाद अर्जुन वापस मुड़ा और चला गया। उसने अचानक एक रेस्टोरेंट ढूंढा और आराम से इंतजार करने लगा। कोई भी अपना पता नोटिस बोर्ड पर नहीं छोड़ता था और हत्यारे स्वयं ही उसे खोजते थे। अगर तुम्हें अपने मालिक के आदमी भी नहीं मिल रहे तो ऐसा मत करो। इसका मतलब ये भी है कि तुम इन हत्या के अभियानों को अंजाम देने की क्षमता नहीं रखते। अर्जुन और अन्य लोग खिड़की के पास बैठे और बड़े बड़े घूंट शराब पी रहे थे। कैन यांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और शराब पी ली, इसलिए उसने यहाँ के लोगों की ओर देखा ही नहीं, क्योंकि वह नरसंहार शुरू करने से खुद को नहीं रोक सकता था। बाथ स्ट्रीट पर वापस आकर वह खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ गया। जमीन पर पड़े सिर सामान की तरह बिकते देखकर उसकी मुट्ठियां भूख और प्यास से भर चुकी थीं। तुम उन सब को मार क्यों नहीं देते? कैन यांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, तुम्हें पता है कि वे सब हत्यारे हैं, वे सब खलनायक हैं। तुम्हें मुझे उन सब को पीट पीट कर मार डालने देना चाहिए। अर्जुन ने शराब का कटोरा पकड़ा और उदासीनता से कहा, हत्यारों को खत्म नहीं किया जा सकता जब तक बाजार मौजूद है। अगर आप इस बैच को मार देंगे तो एक और बैच सामने आएगा। यदि व्यवस्था स्थापित हो जाती है, यदि लोगों के बीच इतनी अधिक लड़ाई की भावना नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से हत्यारा उद्योग का कोई बाजार नहीं होगा और वह अस्तित्व में नहीं रहेगा। कैन यांग ने आंखें खोली और सिर खुजलाया। बात तो सही है, आप विद्वान ही हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अर्जुन खंडन करना चाहता था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने वास्तव में काफी किताबें पढ़ी थीं, इसलिए उसे उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वह एक विद्वान हो। ये कथन बिल्कुल नया है। एक सुंदर युवक अर्जुन के पास आया और बैठ गया। अर्जुन ने उस आदमी को ध्यान से देखा और पाया कि वह नाजुक और सुंदर लग रहा था, एक विनम्र और सुशिक्षित युवक की तरह। उसने शालीन कपड़े पहने थे। हालांकि उसके कपड़े आलीशान या महंगे नहीं थे, फिर भी उसने बहुत ही सज धज कर रखा था। उसके कपड़ों में एक छोटी सी भी तह नहीं थी और उसका कॉलर बिना किसी धूल के बड़े करीने से उल्टा हुआ था। उसके हाथ खूबसूरती से मैनिक्योर किए हुए थे। उसके नाखून बिल्कुल सही आकार के थे। उसकी हथेलियां गोरी और कोमल थीं और उन पर रेखाएं साफ थीं। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिन में 10 से ज्यादा बार हाथ धोता हो। उसके बाल साफ, बेदाग, मुलायम और धूप से सराबोर थे और धूप में उनमें से गर्म गंध आ रही थी। उसकी आंखें चमकदार थीं, न तो उदास और न ही अत्यधिक चमकदार, जिससे वह बहुत सहज दिख रहा था। बैठते ही उसने सबसे पहले एक रुमाल निकाला। अर्जुन से परिचय कराते हुए उसने मेज को सचमुच साफ कर दिया, यहाँ तक कि उसने खड्ड से गंदगी भी निकाली और उसे शराब से धोया। अर्जुन ने अपना सिर झुकाकर देखा कि उस व्यक्ति का नितंब कुर्सी को छू नहीं रहा था, बल्कि वह कुर्सी से आधा इंच दूर था और हवा में तैर रहा था। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, काला दरांती, मैं एक नियोक्ता हूँ। अर्जुन ने कहा, मुझे पता है। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, आपका लक्षित मिशन कौन है?
मैं, अर्जुन ने कहा। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, समय सीमा। अर्जुन ने कहा, मुझे 3 दिन के भीतर मार दो। काले दरांती ने कहा, क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? अभी, अर्जुन ने कहा, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मुझे ये खाना खत्म करने दीजिए। अध्याय 1642। ब्लैक सिकल नामक व्यक्ति ने अपने हाथों को क्रॉस करके धीरे से मेज पर रख दिया। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, मिशन के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले मुझे आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। सबसे पहले, अगर आप मर गए तो मैं अपनी फीस किससे मांगूं? अर्जुन ने मेज पर एक प्रतीक रखा और कहा, चंद्रनगर महान अग्नि संघ नेता स्वर्ण फीनिक्स फूल को ढूंढो, वह तुम्हें ये दे देगी। काले दरांती ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके वादे की प्रामाणिकता की पुष्टि करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। फिर दूसरा प्रश्न, मुझे आपकी नजरों में मौत की भीख मांगने का दृढ़ संकल्प नहीं दिखता। इसका मतलब है कि आपने सचमुच मरने के लिए ऐसा कोई आत्मघाती मिशन जारी नहीं किया। तो क्या मैं यह मान सकता हूं कि आप यह मिशन विशेष रूप से मेरे लिए जारी कर रहे हैं? काले दरांती ने चाय की चुस्की ली और बोला, आमतौर पर हम हत्यारे लक्ष्य के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं पूछते। ये हमारा काम नहीं है। हालांकि इस बार आपने जो जानकारी जारी की है वह बहुत खास है। मुझे इसके बारे में और पता लगाना होगा। तभी काले दरांती वाला जनरल आगे झुका और अर्जुन की आंखों में गौर से देखने लगा। दूसरे शब्दों में, तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जो करने की योजना बना रहा हूँ वह अब महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं मरा नहीं हूँ तो तुम्हें बताने में देर नहीं होगी। काले दरांती ने कहा, कृपया खाना जारी रखें। मैं महान अग्नि संघ के पास जाकर आपके द्वारा दिए गए इनाम की पुष्टि करूंगा। इतना कहकर वह आदमी खड़ा हुआ, अपनी कुर्सी खींची, बैठने से पतलून पर पड़ी सिलवटें चीखीं और अर्जुन और बाकी लोगों की तरफ सिर हिलाया। फिर वह बड़ी गंभीरता से एक एक कदम करके सीढ़ियों से नीचे उतरा। लोगों के लिए इस व्यक्ति की हर हरकत को नजरअंदाज करना मुश्किल था। यहाँ तक कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भी उसकी हरकतें योजनाबद्ध लगती थीं और हर कदम गंभीरता से उठाया जाता था। लैंतियान की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उन्होंने कहा, ये व्यक्ति सरल नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, वह अपने हर विवरण पर बहुत ध्यान देता है। इस तरह का व्यक्ति सबसे भयानक होता है। कुछ भी करने से पहले वह हर कदम की सावधानी पूर्वक गणना करेगा। यदि वह अपने इच्छित आदर्श परिस्थितियों तक पहुंचने में विफल रहता है तो वह कोई कदम नहीं उठाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ खास है, कैनयांग ने कहा। बाकी सभी विशेषज्ञ बिना किसी निशान के आते और चले जाते हैं। वे अचानक आते हैं और जब जाते हैं तो बिना किसी कारण के गायब हो जाते हैं। केवल इसी तरह वे एक विशेषज्ञ जैसा व्यवहार कर सकते हैं। उसे चुप कराओ। मौके से गायब होने की तो बात ही छोड़ो, वह खिड़की से भी बाहर नहीं कूदता। धिक्कार है। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। वास्तव में हत्यारे की छाप अवशिष्ट सूर्य द्वारा वर्णित अनियमित और अप्रत्याशित तरीके की होनी चाहिए, जैसे कि एक भूत जो बिना किसी निशान के आया और चला गया। हत्यारे का स्वरूप उदास और शत्रुता से भरा होना चाहिए, लेकिन इस काले दरांती में हत्या की नीयत का जरा भी नामो निशान नहीं है। आप उसे एक सजग सज्जन की तरह देखते हैं। नोट: सज्जन को स्क्वायर भी कहते हैं। वह किसी जगह के ताकतवर जमींदारों या सेवानिवृत्त नौकरशाहों को दर्शाता था। आधुनिक समय में ये शिष्ट और विनम्र पुरुषों को दर्शाता है, ताकि लोग सज्जन शब्द को विदेशी शब्द न समझें, और थोड़ा पुराने जमाने का भी। ब्लू स्काई ने कहा, इस व्यक्ति का क्षेत्र बहुत गहराई में छिपा हुआ है। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ। वह कम से कम मार्शल सेंट क्षेत्र के पहले और 9वें स्तर के बीच होना चाहिए। ब्लू स्काई का अनुमान पहले से ही बहुत ही कच्चा था। पहले से लेकर 9वें स्तर तक यह कोई अनुमान ही नहीं था, ये तो बकवास जैसा था। इससे ये भी पता चला कि ब्लैक सिकल ने अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया था, जिससे ब्लू स्काई के लिए अधिक सटीक सीमा के भीतर अपने क्षेत्र को लॉक करना असंभव हो गया था। कैनयांग ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मेरे अपने इरादे हैं। ठीक है,
क्या तुमने खाना खा लिया? अगर तुम खाना खा चुके हो तो खुद को तैयार करो और काली दरांती के तुम्हारे पीछे आने का इंतजार करो। मैंने पहली बार किसी आत्मघाती मिशन के बारे में सुना है, कैन यांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। रेस्टोरेंट से निकलकर अर्जुन बाथ स्ट्रीट गया और दूसरा मिशन जारी किया। यह एक सार्वजनिक मिशन था जिसे कोई भी हत्यारा देख सकता था। इस मिशन का उद्देश्य अर्जुन की रक्षा करना और ब्लैक सिकल की हत्या करना था। आमतौर पर हत्यारे अंगरक्षकों के मिशन स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले वे अंगरक्षकों के मिशन का तिरस्कार करते थे और सोचते थे कि इससे हत्यारे के रूप में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। सीधे शब्दों में कहें तो क्या अंगरक्षक घर की रखवाली करने वाले के आंगन के नौकर नहीं थे? दूसरी बात, हत्यारों ने जो भी तरीके सीखे थे उनका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता था, उनकी रक्षा के लिए नहीं। इसमें एक बुनियादी फर्क था। हालांकि अर्जुन का दूसरा मिशन बहुत खास था क्योंकि यह मिशन न केवल अर्जुन की रक्षा करना था बल्कि ब्लैक सिकल की हत्या करना भी था। यह अर्जुन द्वारा सबसे शक्तिशाली हत्यारे राजा की हत्या के लिए बाथ स्ट्रीट के हत्यारों को काम पर रखने के बराबर था। कई हत्यारे तुरंत ही इस ओर आकर्षित हो गए और उन्होंने इस मिशन को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। अर्जुन के पास 50 हत्यारों में से कुलीनों को चुनने के लिए परिस्थितियां और लक्ष्य थे। इसके अलावा ये हत्यारे आमतौर पर मार्शल सेंट स्टेज के दूसरे से तीसरे स्तर पर होते थे। बात खत्म करने के बाद अर्जुन ने कुछ भी नहीं छिपाया। वह उन 50 लोगों को ले गया और उन्हें सारी बातें बताईं। मैंने एक आत्मघाती मिशन जारी किया है। अगले 3 दिनों में ब्लैक सिकल मेरा लगातार पीछा करेगा। आपका मिशन ब्लैक सिकल की हत्या में मेरी मदद करना है। अर्जुन ने 50 उत्कृष्ट हत्यारों को देखा और कहा, बेशक आप मेरी रक्षा करने के बजाय काली दरांती की खोज करने की पहल कर सकते हैं, लेकिन मेरा निजी सुझाव यह है कि चूंकि ब्लैक सिकल मुझे ढूंढने जरूर आएगा तो तुम मेरे पास ही क्यों नहीं रहते? इसे कहते हैं खरगोश का इंतजार। वह जरूर आएगा। पारिश्रमिक के लिए मिशन पूरा होने के बाद मैं इसे एक एक करके दे दूंगा। प्रत्येक को 500 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर। हत्यारे चुप थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम हमें इतने सारे पवित्र आत्मा के पत्थर देने की क्षमता रखते हो। अर्जुन ने विशाल कृपाण को मेज पर रखा और सीधे उसे तरल में बदल दिया। हत्यारे सभी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। ये नर्क रजत है। अर्जुन ने सिर हिलाया, यह पाताल लोक की चांदी है। अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती तो तुम इस कृपाण को पैसे से बदल सकते हो। मुझे लगता है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह न केवल मूल्यवान था बल्कि एक अमूल्य खजाना था। हत्यारों का समूह आखिरकार मान गया। उन्होंने कुछ देर तक इस पर विचार विमर्श किया और अंततः तय किया कि उनमें से 15 लोग अर्जुन छोड़कर बाहर काली दरांती की तलाश करेंगे। बाकी 35 लोग तो और भी ज्यादा रूढ़िवादी थे। वे अर्जुन के पीछे पीछे चल रहे थे और ब्लैक सिकल के उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। क्या यहाँ कोई सबसे ऊंची इमारत है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, बेल टॉवर, हत्यारों में से एक ने कहा। अर्जुन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, घंटी टॉवर पर जाओ। गेल किला, बेल टॉवर, यह 1000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास समेटे हुए एक जगह थी। शुरुआत में गेल किला कोई इतनी बुरी जगह नहीं थी। यह एक मजबूत युद्ध क्षेत्र था। 1000 साल से भी अधिक समय पहले मानव, दानव और राक्षस एक साथ क्षेत्र के लिए लड़ते थे और ये तूफान किला मुख्य युद्ध क्षेत्रों में से एक था। घंटाघर पूर्व चेतावनी के लिए सबसे ऊंचा और सबसे आकर्षक स्थान था। अर्जुन ने एक ढीला ढाला काला लबादा पहना हुआ था और अपने हाथ पीठ पर रखे आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे ब्लू स्काई, सनसेट, वाइगरस बग्स और 35 हत्यारे थे। अर्जुन ने घंटाघर पर कदम रखा और एक छोटी सी मेज लगाए। पीते हुए वह चुपचाप काली दरांती के आने का इंतजार करने लगा। अध्याय 1643। ब्लू स्काई और कैन यांग स्वाभाविक रूप से अर्जुन के साथ गए और साथ मिलकर घंटाघर की रखवाली की। जहां तक 35 हत्यारों का सवाल है, वे सभी अंधेरे कोनों में छिपे हुए थे और हर समय घंटाघर की स्थिति पर नजर रख रहे थे।
जब उन्हें पता चला कि काली दरांती आ रही है तो उनके लिए कार्रवाई करने का समय आ गया। अर्जुन ने अपने हाथ में एक शराब का गिलास पकड़ा और लैन तियान और कैन यांग से कहा, मिशन के दौरान मैं सिर्फ माल का एक टुकड़ा था। सामान्य परिस्थितियों में मैं ब्लैक सिकल से निपटने की पहल नहीं करता। उन 50 हत्यारों के अलावा आप दोनों का एकमात्र मिशन मेरी रक्षा करना है। कैन यांग ने उत्साह से अपनी मुट्ठी लहराई और कहा, इसका इंतजाम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये कहूँ तो तुम्हें उन 50 हत्यारों को किराए पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस डैडी की नज़र में वे बस एक कूड़ा कचरा हैं। इस डैडी का अकेले होना ही काफी है। लैन तियान ने और भी सोचा। उसने सोच विचार करते हुए कहा, क्या तुम कैन यांग और मुझे काले दरांती की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव कराना चाहते हो ताकि हम दोनों उसे पहचान सकें? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, वे सभी हैं, है ना? ब्लू स्काई ने सिर हिलाया और हाथ नीचे कर लिए। वह हर चीज के लिए तैयार था। उसके हाथ दुश्मन को रेत में बदल सकते थे। यदि ब्लैक सिकल ने आने की हिम्मत की तो ब्लू स्काई और सनसेट ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार होंगे कि ब्लैक सिकल उसे खा न सके। रात काफी हो चुकी थी और अर्जुन अभी भी आराम से बढ़िया शराब का स्वाद ले रहा था। गेल फोर्ट की रात और भी ज्यादा अराजक थी। कत्लेआम की तथाकथित चांदनी और तेज हवाओं वाली रात तूफान में घिरा गेल फोर्ट रात में सचमुच कत्लेआम के शहर में बदल गया था। रात पूरी तरह से घिरने से पहले ही गेल फोर्ट का मुख्य शहर युद्ध की लपटों से जल चुका था। घना धुआं आसमान में उड़ गया जिससे काले बादल और भी काले हो गए। सामान्य बुद्धि से देखते हुए अगर ब्लैक सिकल अर्जुन की हत्या करना चाहता तो वह आज रात ही ऐसा कर देता। अंधेरे का फायदा उठाना ही आदर्श स्थिति थी। घंटाघर की रखवाली कर रहे और परछाई में छिपे 35 हत्यारे भी यही सोच रहे थे। उन्होंने अपनी 12% हिम्मत जुटाई और उन विशेषज्ञों के बीच होने वाली उस लड़ाई का स्वागत करने के लिए तैयार थे जिसने उनका खून खौला दिया था। हालांकि ये रात अजीब तरह से शांत थी और काला दरांती नहीं आया। क्या उस बदमाश ने कठिनाइयों के सामने हार मान ली? कैन यांग हैरान था और उसने ऐसा अनुमान भी लगाया। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। सूरज 3 बजे उगाया और दोपहर होने वाली थी। गेल किले में सूरज ऊंचा चमक रहा था। गर्मी का मौसम था और तेज धूप खून की गंध से अछूते इस शहर को झुलसा रही थी। तेज रोशनी से लोगों को थोड़ी नींद आ रही थी। अर्जुन ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराया। उसे पता था कि काली दरांती आ रही है, लेकिन उसने किसी को याद नहीं दिलाया। जैसा उसने कहा था वह तो बस एक माल का टुकड़ा था। उसने हत्यारों या किसी को भी, यहाँ तक कि ब्लू स्काई सनसेट को भी कोई संकेत नहीं दिया। लैन तियान ने अपने हाथ पीछे करके नीचे की ओर देखा और मन ही मन कहा, ये व्यक्ति भी अजीब है। इसने रात में हमला करने का चुनाव नहीं किया, बल्कि वह तो महान सूर्य के नीचे काम करना चाहता था। कैन यांग ने आलस से हाथ बढ़ाया और कहा, क्या वह बच्चा यहाँ है? घंटाघर में उत्तर पूर्व में एक रेस्तरां के बगल में एक संकरी गली में। ये गली अंधेरी और नम थी और जमीन पर गंदे मल का एक तालाब था। मल बहुत उथला था और उसमें अधिक से अधिक लोगों के पैर ही डूब सकते थे। इसी संकरी ढलान में एक अत्यंत कुशल हत्यारा छिपा हुआ था। उस आदमी के दोनों हाथों में चांदी का धागा और मुंह में खंजर था। वह पानी में बदल गया और मल मूत्र में मिल गया। कोई भी उसे खोज नहीं सकता था। अगर कोई चलकर उस गंदे गड्ढे में कदम भी रख दे तो भी ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि इस गंदे पानी में सचमुच एक बड़ा जिंदा इंसान छिपा है। अज्ञात कारणों से एक काला ब्लेड चुपचाप हत्यारे के पीछे से उसकी गर्दन के सामने तक घूमता रहा। हत्यारा सतर्क रहा और उसे काले खंजर के अस्तित्व का बिल्कुल भी पता नहीं चला। इसके बाद काले ब्लेड ने धीरे से उसे काट दिया। हत्यारे का शरीर कांप उठा और वह तुरंत गिर पड़ा, जिससे उसका असली शरीर सामने आ गया। उसकी लाश कीचड़ के गड्ढे में निश्चल पड़ी रही। उसे तब तक पता नहीं चला कि उसकी हत्या कैसे हुई जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। घंटाघर के उत्तर पश्चिम कोने में एक हथियार की दुकान थी। छत के किनारे हर चोटी पर 6 छोटे पत्थर के जानवर बैठे थे। इसे रिज बीस्ट कहा जाता था और यह इमारत की रखवाली करता था। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व 4 दिशाओं में 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। उत्तर
पूर्वी पहाड़ी पर स्थित 6 छोटे जानवरों में से तीसरा जानवर भी अन्य छोटे जानवरों से अलग नहीं था और उसे कोई सुराग नहीं दिख रहा था। इसी समय एक काले रंग का खंजर प्रकट हुआ और छोटे जानवर की गर्दन के चारों ओर लिपट गया। छोटा जानवर बिना किसी प्रतिक्रिया के स्थिर खड़ा रहा। इसके बाद खंजर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उस छोटे से जानवर ने सचमुच खून थूका और एक इंसानी लाश में बदल गया। वह छत के किनारे लेट गया और चुपचाप मर गया। 35 हत्यारे एक एक करके मर गए और उनकी मौत के तरीके भी अजीब थे। मरने के बाद भी उनके चेहरे पर सदमा और निराशा नहीं बल्कि सतर्कता और ठंडक थी। इसका मतलब ये था कि उन्हें यह एहसास भी नहीं हुआ था कि उनकी मृत्यु से पहले आखिरी क्षण में उनकी हत्या कर दी गई थी। घंटाघर के भीतर से धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। काली दरांती विघटनकारी सर्पिल पर कदम रखते हुए अंततः शीर्ष पर पहुंच गई। वह विशाल प्राचीन घंटी के तल पर पहुंच गई। उसने अपनी कुर्सी पोंछी और अर्जुन के सामने बैठ गया। उसने शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। नीला आकाश अभी भी बाहर देख रहा था। बचा हुआ सूरज एक खंभे से टेक लगाकर सोने ही वाला था। उन दोनों को काली दरांती के आने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। अर्जुन ने तालियां बजाईं। अद्भुत! काले दरांती ने उंगली उठाकर कहा, धोखा। उन्होंने कहा, किसी लक्ष्य को मारने के लिए हत्यारे को पहले लक्ष्य के करीब पहुंचना होगा और लक्ष्य को पता नहीं चलना चाहिए। इसे आमतौर पर कई अलग अलग स्थितियों में विभाजित किया जाता है। कुछ लोग अपने लक्ष्य को भावनात्मक रूप से धोखा देने का विकल्प चुनते हैं, लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, विश्वास हासिल करते हैं और फिर घातक हमला कर देते हैं। कुछ लोग अपने लक्ष्य को दृष्टि और श्रव्य रूप से धोखा देने का विकल्प चुनते हैं। ये हत्यारे अपना भेष बदल लेते हैं और खुद को छिपा लेते हैं ताकि उनके लक्ष्य को उनके अस्तित्व का पता न चल सके और इस प्रकार वे घातक प्रहार करते हैं। लेकिन असली विशेषज्ञ तो अपने प्रतिद्वंद्वी को धोखा दे रहा है। प्रभाव। अर्जुन ने ब्लैक सिकल के लिए वाइन का गिलास भरा और उत्सुकता से कहा, ये बिल्कुल नया है, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। काले दरांती ने कहा, छापों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक को भूतकाल का छाप कहा जाता है, एक को प्रगतिशील छाप कहा जाता है और एक को भविष्यकाल का छाप कहा जाता है। उन्होंने कागज का एक टुकड़ा और एक कलम निकाला, उसे अर्जुन के सामने रखा और कहा, कृपया जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका चित्र बनाएं और हर विवरण पर ध्यान दें। अर्जुन मुस्कुराया और हिला नहीं। ब्लैक सिकल ने कहा, तुमने ये कुर्सी पहले भी देखी है, तुम इस पर बैठे भी हो, लेकिन अब जब मैंने अचानक तुमसे इसका चित्र बनाने को कहा है तो तुम्हें पता चला है कि तुम्हें इस कुर्सी का कोई आभास ही नहीं है। तुम्हें न तो इसका वास्तविक रूप पता है, न ही तुम्हें इस पर उकेरे गए सटीक पैटर्न का पता है। मुझे लगा कि आपको इसके बारे में अच्छी राय नहीं है और इसने आपका ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसे प्रभाव भूतकाल कहा जाता है। इस बिंदु पर ब्लैक सिकल ने अपनी हथेली 2 बार थपथपाए और कहा, मैं ब्लैक सिकल हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। हालांकि नीला आकाश और सूरज अछूते रहे। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, दिलचस्प। ब्लैक सिकल ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैंने उनकी सुनने और देखने की शक्ति को अवरुद्ध कर दिया था? क्या आपको लगता है कि मैं उनके सामने अदृश्य था? वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे मुझे देख और सुन सकते थे, लेकिन उन्हें मेरे वर्तमान अस्तित्व का कोई आभास नहीं था। मैंने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। अध्याय 1644। काले दरांती ने कहा, अगर तुम्हारे दरवाजे के पास एक छोटा सा पत्थर है तो तुम उसे रोज देखते होगे, लेकिन तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैं तुमसे उस पत्थर का आकार बताने को कहूँ तो शायद तुम्हें याद न रहे। एक दिन तुम्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पत्थर गायब हो गया था। तुम हर दिन गेट के अंदर और बाहर भागते थे, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह कब गायब हो गया। यह अचानक गायब नहीं हुआ, बल्कि यह आपकी नाक के नीचे दिन ब दिन गायब होता गया। लेकिन आप सचेत नहीं हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके सामने जो कुछ हुआ उसे आपने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसे प्रगतिशील प्रभाव कहा जाता है। ब्लैक सिकल ने सूरज
की ओर इशारा करते हुए कहा। वह खंभे के सहारे झुक गया और मेरी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अब वह मेरी हर हरकत देख सकता है और सुन सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन शायद उनकी नज़र में मैं उनकी धारणा में सामान्य था, जैसे कि मैं शुरू से ही यहाँ बैठा था, न कि अचानक प्रकट हुआ, जैसे कि किसी लैंडस्केप पेंटिंग में हरे पहाड़ पर एक सरू का पेड़। ये हमेशा से ही था, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। ब्लैकसिकल ने नीले आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा। वह मुझे सुन सकता है, लेकिन उसकी धारणा में मेरी आवाज़ बहुत स्वाभाविक और सुरीली है। शायद वह मेरी आवाज़ को प्राकृतिक हवा समझता है और यह अज्ञात है। अर्जुन ने तालियां बजाईं। अद्भुत, ब्लैकसिकल ने कहा। बेशक, ये दोनों लोग विशेषज्ञ हैं। मैं यहाँ बैठकर आपके साथ बातें और शराब पी रहा हूँ। वे मुझे नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं उन्हें मारने के लिए ललचाऊंगा तो वे अचानक जाग जाएंगे और मेरे अस्तित्व का पता लगा लेंगे। अर्जुन ने कहा, हमारे पास इस तरह की चीज को गति कहने का एक तरीका भी है। यह अन्य लोगों की धारणा को धोखा दे सकता है। ब्लैकसिकल ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले भी पावर के बारे में सुना है, लेकिन मेरी तथाकथित प्रभाव चाल पावर से पूरी तरह से अलग है। भले ही इसमें कुछ समानताएं हों, मैं महसूस कर सकता हूं कि आपने गति पर महारत हासिल कर ली है और आपकी दक्षता बहुत अधिक है। फिर इसमें तीसरी स्थिति शामिल है, भविष्य के रूप की छाप। भविष्य के रूप की छाप केवल आपके एक निश्चित हिस्से पर ही काम करेगी। उदाहरण के लिए, आपके जैसे किसी व्यक्ति पर। आपकी गति आपको ऐसी चीजों का भी सटीक पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देती है जो कभी घटित नहीं हुई। इस बिंदु पर ब्लैकसिकल ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, भविष्य की जिस धारणा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वह आपकी भविष्यवाणियों को धोखा दे सकती है। जैसे अभी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने बैठकर शराब पी रहा हूँ, लेकिन असल में मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मैं बस तुम्हारी भविष्यवाणियों को भ्रमित कर रहा हूँ और तुम्हारे मन में एक ऐसी धारणा बना रहा हूँ जो कभी घटित ही नहीं हुई। यह कोई भ्रम नहीं है, नहीं यह कोई भ्रम है, ये बहुत निम्न स्तर का है। ये धारणा एक उच्च स्तरीय विधि है। दरअसल आप भी इसे समझ सकते हैं। प्रभाव और वास्तविकता समानांतर रेखाओं पर स्थित दो वास्तविक छवियां हैं। हम वस्तुओं को वास्तविकता में देखते हैं और उनके बारे में धारणा बनाते हैं, और इसके विपरीत भी। हम पहले धारणा बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि वास्तविकता प्रकट हो गई है। इस बिंदु पर ब्लैकसिकल की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। घंटाघर के सामने दूर एक इमारत की छत पर काली दरांती पालथी मारे बैठी थी और अर्जुन की ओर हाथ हिला रही थी। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और रेस्तरां के बगल वाली गली में बने कूड़े के गड्ढे की ओर इशारा किया। अर्जुन की व्यक्तिगत गवाही के तहत वह कूड़े के गड्ढे में घुस गया और गड्ढे में हत्यारे को चुपचाप मार डाला। वह डिब्बे से बाहर निकला और धूप में खड़ा होकर सूरज की ओर देखने लगा तथा उसकी गर्मी का आनंद लेने लगा। उसने अपनी बाहें फैलाईं और कमर को तान दिया, फिर मुस्कुराया और छत पर खड़े एक छोटे से पत्थर के जानवर की ओर इशारा किया। वह आसानी से इमारत के दरवाजे तक गया और सबके सामने कूद पड़ा। उसने खंजर से उस छोटे जानवर को मार डाला। छोटा जानवर सचमुच प्रकट हो गया और एक छोटे जानवर के वेश में छिपे हत्यारे की लाश में बदल गया। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ। तभी उसे पता चला कि ब्लैकसिकल पहले उससे मिलने बेल टॉवर आया था, फिर कीचड़ के गड्ढे में गया और फिर सभी हत्यारों की हत्या करने के लिए छज्जे पर गया। हालांकि अर्जुन की धारणा में उसने पहले यह माना था कि उन हत्यारों को ब्लैकसिकल ने मार डाला था, इससे पहले कि वे बेल टॉवर में उसके साथ पीने और बातचीत करने के लिए आते। बुद्धिमान ब्लू स्काई ने मुड़कर अर्जुन से कहा, मैं 35 हत्यारों के गायब होने की आभा महसूस कर सकता हूँ। काला दरांती आ रहा है। अर्जुन ने अपना गिलास पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, वह न केवल आया, बल्कि वह मुझसे बात करने के लिए पहले ही आया था, शराब पी और चला गया। असंभव, मैं तो हमेशा से यहीं खड़ा रहा हूँ। अगर वह आ गया तो मेरा ध्यान न जाना नामुमकिन है। नीला आकाश की आंखें ठंडी हो गईं। एक जीवित व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, एक मच्छर भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। कैन यांग ने शराब का जार गले से लगाया और कुछ घूंट भरे। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन का दिमाग खराब हो गया है? अगर ब्लैकसिकल सचमुच आ गया तो वह तुम पर हमला कर देगा।
क्या तुम्हारे पास अभी भी तुमसे बात करने का समय है? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, बेशक वह मुझ पर अभी हमला कर सकता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि समय गलत था। कितने बजे? ब्लू स्काई ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, उसने सभी की धारणा को धोखा दिया, लेकिन उसे पता चला कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। वह मूल रूप से मुझे मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसे पता चला कि मैंने उसे खोज लिया है, तो वह बैठ गया और मुझसे बातचीत की। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने अपने अस्तित्व की खोज की थी। ठीक है, इस बार हम हार गए, बुरी तरह हार गए। चलो चलते हैं, वह ऊपर आ रहा है। हमें अपनी जगह बदलनी होगी, वरना हमें मरना भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन घंटाघर से नीचे कूद गया। लेंतियान और कैन यान को अर्जुन के शब्दों से थोड़ा उलझन महसूस हुई, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा और एक के बाद एक अर्जुन के साथ नीचे कूद गए। जब अर्जुन और अन्य लोग घंटाघर से नीचे कूदे तो काली दरांती भी कदम दर कदम घंटाघर पर चढ़ रही थी। तभी ब्लैक सिकल ऊपर की ओर चलते हुए रुक गया और दीवार की ओर देखते हुए होंठ चाटते हुए बोला, कितना दिलचस्प विशेषज्ञ है। मैंने बहुत समय से इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा। सड़क पर अर्जुन अपने हाथों को पीछे करके आगे बढ़े और कहा, उनकी छाप आपको धोखा दे सकती है, लेकिन वह मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसलिए अगली बार वह सीधे हमला करना चुनेंगे। क्या तुम दोनों ने शक्ति के बारे में सुना है? ब्लू स्काई और सनसेट दोनों ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, मोमेंटम एक बहुत ही शानदार विधि है। यह कोई मार्शल तकनीक नहीं है। ये अर्जुन ने मार्शल टॉवर में शक्ति कैसे सीखी? अब उसने बाईवुया को शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया बताई। उसने लेंतियान और कैन यान को शब्दशः बताया। इसका मतलब यह नहीं था कि वह स्थिति के बारे में सुनने और व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में सीखने के बाद ऐसा कुछ सीख सकता था। उस समय कई मार्शल कलाकार थे जिन्होंने बाईवुया को अर्जुन के साथ शक्ति प्रदान करते हुए सुना था, जिनमें युआन मिंग भी शामिल था। हालांकि अर्जुन एकमात्र व्यक्ति था जिसने वास्तव में इस पद्धति का सार समझा और इसे सीखा। जिन लोगों में पर्याप्त समझ नहीं थी, वे ये सुनकर और भी अधिक भ्रमित हो गए। जहां तक ब्लू स्काई और सनसेट की समझ का सवाल है, यह उनके भाग्य पर निर्भर करता था। अर्जुन को अंतिम क्षण में अपने भाले को तेज करने वाला भी माना जा सकता है, जिससे उन दोनों को कम से कम ये समझने का मौका मिल सके कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि वे ब्लैक सिकल की प्रभाव चाल को रोकने के लिए इसका उपयोग कर सकें। अध्याय 1645। क्या सभी 35 हत्यारे मर गए हैं? कैन यांग ने अर्जुन का पीछा करते हुए पूछा। जब उन्होंने सुना कि ब्लैक सिकल पहले ही आ चुका है और अर्जुन से सीधी बातचीत कर चुका है, तो उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ये सोचकर लेंतियान और कैन यांग अपने दिलों में डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। दुश्मन उसके सामने से घूमता रहा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वे सब मर चुके हैं, अर्जुन ने कहा। इसके अलावा विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो 15 हत्यारे बाहर गए थे, वे अभी भी जीवित होने चाहिए, क्योंकि वे काली दरांती को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। इस समय 15 परछाइयां सड़क के पार चमकती हुई आई और अर्जुन के समूह में शामिल हो गईं और उसके साथ चलने लगीं। हत्यारों में से एक ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हमें शक है कि ब्लैक सिकल इस समय गेल किले में नहीं है। वह इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, हत्यारे की गर्दन पर अचानक एक खूनी रेखा खुल गई और ताजा खून बहने लगा। हे भगवान! कैन यांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने कहा, उस पर हमला हुआ है। धिक्कार है, उसने अपनी गर्दन कब काटी? हत्यारे ने अविश्वास में अपना गला ढक लिया और सड़क पर गिर पड़ा। अन्य 14 हत्यारों के चेहरे ठंडे पड़ गए और उन्होंने कहा, नियोक्ता की रक्षा करो, जल्दी से निकल जाओ। ब्लू स्काई और कैन यांग ने अर्जुन की बाहें पकड़ ली और 14 हत्यारों ने उसे बचाने के लिए घेर लिया। 10 से ज्यादा लोगों का एक समूह तेजी से भाग गया। घबराओ मत, अर्जुन ने शांति से कहा। उसने पहले ही हत्या का इरादा जाहिर कर दिया है। जब तक तुम मेरा पीछा करोगी, तुम उसके अस्तित्व का पता लगा सकोगी। ब्लैक सिकल उन हत्यारों को धोखा दे सकता था और उनकी जानकारी के बिना चुपचाप उन्हें मार सकता था।
हालांकि जब काली दरांती अर्जुन पर टिकी तो जब तक अर्जुन काली दरांती की हत्या की मंशा को भांप पाती तब तक वह हत्या की मंशा अर्जुन द्वारा फैला दी जाती। एक दृश्य उदाहरण के तौर पर काली दरांती का हत्यारा इरादा प्रकाश की एक पतली किरण थी जो एक सीधी रेखा में फैलती थी। ये प्रकाश किरण हत्यारों के बीच की दरारों से होकर उन्हें छुए बिना और उनकी नजरों से बचकर निकल सकती थी। हालांकि अर्जुन एक प्रिज्म था, जब प्रकाश की वह किरण अर्जुन पर पड़ती तो वह बिखर जाती और लगभग 1 दर्जन हत्यारों को घेर लेती, जिससे उन्हें काली दरांती के अस्तित्व का एहसास होता। इसलिए दूसरे शब्दों में ये कहने के बजाय कि वे अर्जुन की रक्षा कर रहे थे, ये कहना बेहतर होगा कि अर्जुन भेष बदलकर उनकी रक्षा कर रहा था। मेरे पीछे पीछे आओ, मैं उसके धोखे की छाप देख सकती हूँ। जब तक वह हमला करता रहेगा तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अर्जुन मुस्कुराए। सचमुच लेंतियान का दिल धड़क उठा। वह अचानक मुड़ा और एक दिशा में तेज आभा बिखेरी। वह दिशा खाली थी। क्या तुम्हें गलत लगा? ब्लू स्काई दंग रह गया। नहीं, अर्जुन ने कहा, बस आपके हमले को उसने चकमा दे दिया। ठीक इसी समय कैनयान के विशाल शरीर को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से दोनों हाथों से खींच लिया हो। बचा हुआ सूरज पीछे हट गया और उसने एक भयंकर दहाड़ लगाए। अपनी अतुलनीय भयानक शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने ब्लैक सिकल की बॉडी लॉक तकनीक का जबरदस्त प्रतिरोध किया और एक बेहद जोरदार मुक्का मारा। हालांकि उसकी मुट्ठी खाली थी और उसकी पीठ अभी भी खाली थी। मैंने भूत देखा है। कैन यांग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, क्या बकवास है? क्या हो रहा है? वह कहाँ है? मुझे बताओ, मैं उससे एक ही मुक्का मार दूंगा। कैनयान की बड़ी हथेली ने अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं उसका स्थान नहीं बता सकता। इस बार जिसका परीक्षण किया जाएगा वह आप हैं, मैं नहीं। पेंग, एक हत्यारा टूटे हुए थैले की तरह हवा से उड़ गया। जब वो हवा में था तो उसके शरीर पर अचानक अनगिनत छोटे छोटे छेद हो गए, मानो उसके पूरे शरीर को किसी ततैया के छत्ते में छेद कर दिया गया हो। खून की सैकड़ों किरणें फूट पड़ी, जिससे हत्यारा खून की आतिशबाजी में बदल गया और वह हवा में पीछे की ओर उड़ गया। मैंने देखा। ब्लू स्काई आगे बढ़ा और एक हाथ से ब्लैक सिकल की कलाई पकड़ ली। केवल इसी क्षण सभी को काली दरांती का अस्तित्व दिखाई दिया। काले दरांती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने लेंतियान की ओर सिर हिलाया। बुरा नहीं है, मेरी कलाई पकड़ पाना वाकई बहुत अच्छा है। बिना एक शब्द कहे कैनयान की बड़ी मुट्ठी सीटी बजाते हुए ब्लैक सिकल के चेहरे की ओर मुड़ी। लेकिन ये काफी नहीं है। ब्लैक सिकल मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उंगलियां आपस में मिलाकर चील के मुंह की तरह बनाया और जल्दी से ब्लू स्काई के हाथ के पिछले हिस्से पर वार किया। नीला आकाश दर्द से कराह उठा। उसका दाहिना हाथ ढीला पड़ गया और काली दरांती वहीं गायब हो गई। कैनयान का जोरदार मुक्का असफल रहा, लेकिन वह खाली रहा। ब्लू स्काई ने दांत भींच लिए। उसका चेहरा बेहद उलझा हुआ था। उसके माथे की नसें उभर आई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मुश्किल स्थिति में फंस गया हो। अरे अरे चलो! ब्लू स्काई का चेहरा लाल हो गया। उसने अर्जुन को खींचा और सड़क पर भाग गया। तुम्हें क्या हो गया है नीला आकाश? तुम्हारा चेहरा इतना क्रूर क्यों है? इस समय लेंतियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जिस क्षण मैंने उसकी कलाई पकड़ी मेरा इरादा उसे रेत देने का था, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा करना भूल गया था। लेकिन मुझे तुरंत याद आया, क्या मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। फिर मैंने अपनी सूक्ष्म क्यूई प्रसारित की, लेकिन किसी कारण से मैं इसे फिर से करना भूल गया। फिर मुझे अचानक याद आया कि मैं उसे छोड़ना चाहता था। उस छोटी सी अवधि में जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी, मैं उसे लगातार 5 बार रेतना भूल गया। जब तक वह भाग नहीं गया मैं हिलने में असमर्थ था। ये सुनकर कैनयान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, अरे ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? लेंतियान चुप रहा, लेकिन वह पहले कभी इतना घबराया नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, चलो अब नीले आकाश के बारे में बात नहीं करते, पहले अपने बारे में बात करते हैं। जब आपने काली दरांती को तोड़ने के लिए अपने जोरदार मुक्के का इस्तेमाल किया तो क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि आपकी मुट्ठी अचानक 3 सेकंड के लिए हवा में रुक गई थी? ऐसा लगता है जैसे आप अचानक अचंभित हो गए हों। आप वहीं निश्चल खड़े हों। बकवास!
कैनयांग ने उत्सुकता से पूछा। इस डैडी की मुट्ठी इतनी चिकनी थी कि बिना रुके सीधे मुझ पर टूट पड़ी। हाँ, ब्लू स्काई ने दांत पीसते हुए सोचा, होना ही चाहिए। लगता है मुझे भी इसका एहसास हो गया था। उस पल मानो तुम अचानक भूल गए कि तुम क्या करने वाले थे। वहां खड़े होकर तुम बुरी तरह सोच रहे थे। 3 सेकंड बाद तुम्हें मुट्ठी लहराने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम क्या करने वाले हो। जब कैनयांग ने ये सुना तो वह पसीने से तरबतर हो गया और उसका मुंह खुल गया। वह एक भी शब्द नहीं बोल सका। अर्जुन की मुस्कान और भी अधिक चमकदार हो गई और उसकी आंखों में प्यास की चमक अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गई। इस इच्छा के कारण अर्जुन के पूरे शरीर का खून उबलने लगा। बहुत समय हो गया जब मैंने ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा देखी थी। मुझे उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इस समय एक अवर्णनीय वातावरण प्रकट हुआ। अर्जुन के लिए भी ये बयान करना मुश्किल था कि यह कैसा माहौल था। उसे बस एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि यह माहौल चारों ओर बेतहाशा फैला हुआ था। इसके बाद जो हुआ वह और भी विचित्र दृश्य था, जिसे देखकर किसी का भी दिमाग फट सकता था। सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग अचानक चलना बंद कर दिए और वहीं हक्के बक्के खड़े हो गए, मानो वे अचानक मूर्ख बन गए हों। आकाश में उड़ते पक्षी भी अपने पंख फड़फड़ाना भूल गए। वे एक एक करके आकाश से नीचे गिर पड़े और जमीन पर मर गए। यह अजीब दृश्य वास्तव में गेल फोर्ट्रेस के पूरे मुख्य शहर में घटित हुआ। पूरे शहर में बचे हुए सभी मनुष्य रुक गए। ये फट गया। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से कहा, उसने बिना किसी संकोच के अपनी आभा बिखेर दी है। हाँ, क्या आश्चर्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरी अवस्था में छोड़ा गया काला दरांती एक मुख्य शहर के लोगों को प्रभावित कर पाएगा। ये कैसी शक्ति है। अध्याय 1646। अर्जुन को पहले ही पता चल गया था कि ब्लैक सिकल की बात सही नहीं थी। ब्लैक सिकल ने कहा कि संभावित और आभास धोखाधड़ी में समानताएं और अंतर दोनों हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अलग हैं। हालांकि अर्जुन का मानना था कि छल कपट और शक्ति एक ही बात है। हालांकि दुनिया को क्षमता के बारे में जो कुछ पता था वह बहुत एक तरफा था, क्योंकि क्षमता की अनगिनत अलग अलग अभिव्यक्तियां थीं। अर्जुन ने अपनी क्षमता का उपयोग दुश्मन के भविष्य के हमले का आकलन करने के लिए किया, जबकि ब्लैक सिकल की क्षमता दुश्मन की धारणा को धोखा देने के लिए थी। ब्लैक सिकल ने कहा कि शक्ति और दिखावे के धोखे में फर्क है, क्योंकि उसने बाई वुया को कभी शक्ति जैसी चीजों की व्यक्तिगत व्याख्या करते नहीं सुना था। अगर उसने इसके बारे में सुना होता तो उसे जरूर बहुत फायदा होता। हालांकि देखने से तो यही लगता है कि ब्लैक सिकल का मोमेंटम असल में उसने ही खोजा था। और यह एकदम सही था। यह अर्जुन के मोमेंटम से बिल्कुल अलग था, लेकिन ज्यादा असरदार था। बेहतर अगर उन्होंने पक्षियों को भी गिरते न देखा होता तो उन्हें लगता कि समय अचानक रुक गया है। सब क्यों नहीं हिले? भागो भागो। लैंतियान ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अर्जुन को खींच लिया और बेतहाशा भागना जारी रखा। सच में, क्या तुम दौड़ना जारी रखने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ब्लू स्काई स्तब्ध रह गया। वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि अर्जुन का क्या मतलब है। अचानक मानो वह किसी सपने से जाग गया हो, उसने अचानक एक व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखा। वह व्यक्ति ब्लैक सिकल था। जहां तक काले दरांती की बात है तो उसने अपने हाथों में काले खंजरों की एक जोड़ी पकड़ रखी थी और वह खंजर को अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ा रहा था। यदि लैंतियान की समय पर प्रतिक्रिया नहीं होती तो वह व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को खींच लेता और उसकी गर्दन काट देता। लैंतियान पसीने से तरबतर हो गया। उसने हाथ हिलाकर अपने पीछे खड़ी अर्जुन को बचाया। साथ ही उसने अपने हाथ आपस में जोड़कर जोर से थप्पड़ मारे। हवा की एक गोलाकार लहर फैल गई और उसके भीतर जल प्रणाली के नियमों की एक आश्चर्यजनक और अकल्पनीय शक्ति थी। अर्जुन की प्रतिक्रिया भी तेज थी। वह इस लड़ाई में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत एक दीपक क्यूई शील्ड को घेर लिया, जिससे नीले आकाश से निकलने वाली क्यूई की लहरें रुक गईं। जब हवा की यह लहर ढाल पर उतरी तो वह सड़कों पर मौजूद सभी लोगों को छोड़ने में विफल रही, जो स्तब्ध और गतिहीन थे। जहां तक काली दरांती का सवाल है, वह पीछे की ओर तैर गई और कुछ मीटर दूर जाकर गायब हो गई। अरे, ये तो बहुत पास था। कैनयांग ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया और अर्जुन को एक विशाल इमारत की ओर खींच लिया।
जाओ, इमारत के सामने वाले हिस्से पर जाओ, जल्दी करो। ब्लैकसिकल की हत्या के मार्ग को छोटा करो। लगभग 1 दर्जन लोग तुरंत इमारत में घुस गए। हवा बहुत शांत थी। इमारत के अंदर संरचना काफी जटिल थी। दीवारें निश्चित रूप से ब्लैकसिकल जैसे विशेषज्ञों को रोकने में असमर्थ थीं। हालांकि अगर ब्लैकसिकल गलियारे से तेजी से नहीं आता तो जब तक वह दीवारों को तोड़ता तब तक हर कोई दीवारों के क्षतिग्रस्त होने के आधार पर ब्लैकसिकल का स्थान निर्धारित कर सकता था। लेकिन उन्होंने अभी भी काली दरांती को कम करके आंका। 1 दर्जन से अधिक लोगों का एक समूह तेजी से इमारत के भीतर घनी भीड़ से गुजर गया। भीड़ में से एक काली आकृति भी चमकती हुई दिखाई दी। तीनों हत्यारों के गले से खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। वे अर्जुन के बगल में खड़े थे, इसलिए अर्जुन ने उन्हें सुरक्षित कर रखा था। जिस क्षण काली दरांती ने हमला किया, उन तीनों ने उसे पहले ही भांप लिया था, लेकिन उनके पास प्रतिक्रिया करने की पर्याप्त गति नहीं थी। ब्लैकसिकल की ताकत ये थी कि भले ही उसने कोई धोखेबाजी का तरीका नहीं अपनाया और केवल सीधे तौर पर लड़ा, लेकिन वे हत्यारे उसके विरोधी नहीं थे। जिस क्षण 3 हत्यारे जमीन पर गिरे, उसी समय 7 और हत्यारे जमीन पर गिर पड़े। ब्लू स्काई ने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने 10 हत्यारों को जमीन पर गिरते देखा, उसके गले में तेज दर्द हुआ। वह जल्दी से पीछे झुका और उसके गले पर एक हल्की सी खून की लकीर उभर आई। जब कैनयांग ने ब्लू स्काई की स्थिति देखी तो उसने कहा, जल्दी करो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक साया तेजी से गुजरा। वह साया अचानक कैनयांग की पीठ से टकराया। एक धमाके के साथ कैनयांग बदहवास हालत में 3 कदम आगे बढ़ा। सूर्यास्त के समय छाया के टकराने के बाद वह पीछे की ओर उछल गई और जोरदार धमाके के साथ 3 दीवारें ढह गईं। खंडहरों के बीच ब्लैकसिकल धीरे से उठा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितना हट्टा कट्टा आदमी है। ये हमला तो असल में तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ही घायल हो जाऊंगा। कैनयांग का शरीर कोई मजाक नहीं था। ये पहली बार था जब काली दरांती को तकलीफ हुई थी। हालांकि कैनयांग बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस लड़ाई में वह वास्तव में हार गया था। भाड़ में जाओ तुम। बचा हुआ सूरज गरजते हुए काले दरांती की ओर बढ़ा, मानो कोई दौड़ता हुआ स्टील का पहाड़ शिखर हो। सूरज ने अपने शरीर से धूल झाड़ दी और सूरज की ओर चल पड़ा। जैसे ही सूर्य की रोशनी काली दरांती पर पड़ने वाली थी, काली दरांती अचानक गायब हो गई। अंतिम 2 हत्यारों की गर्दन से खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। कैनयांग और ब्लू स्काई ने अचानक अपना सिर घुमाया। जब उसने दोनों हत्यारों को जमीन पर गिरते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर एक छाया को भी चमकते हुए देखा। भाड़ में जाओ। कैनयांग ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपनी दोनों बड़ी हथेलियों को जोर से हिलाते हुए ताली बजाए। धमाका। दोनों ताड़ के पेड़ आपस में टकराए और केवल 2 ताड़ के पेड़ों से उत्पन्न वायु तरंगों ने पूरी इमारत को नष्ट कर दिया। अर्जुन, नीला आकाश, महान शक्ति और काले दरांती सहित छोटे कीड़े सभी उड़ गए। काली दरांती अर्जुन तक पहुंचने से केवल 1 कदम दूर थी, लेकिन ताड़ की हवा से वह उड़ गई। सब आसमान में लुढ़क रहे थे। मलबा बारिश की तरह गिर रहा था। नीचे सैकड़ों फीट ऊंचा आसमान था। हालांकि ब्लैकसिकल का आंकड़ा एक बार फिर गायब हो गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, कैनयांग ने एक हाथ से अर्जुन को पकड़ लिया और पागलों की तरह शहर से बाहर भाग गया। वह प्रकाश की किरण में बदल गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। रास्ते में वह न तो चकमा दे रहा था और न ही चकमा दे रहा था, पूरी तरह से सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा था। उसके शक्तिशाली शरीर ने सारी इमारतें मौके पर ही ध्वस्त कर दीं। झेंग झेंग। खंजर से स्टील को काटने की आवाज 2 बार गूंजी और एक ही समय में सूरज के गले और गर्दन के पीछे 2 लाल खरोंच दिखाई दिए। बिना देखे वह अर्जुन को अपनी बाहों में लेकर बेतहाशा दौड़ता रहा। यदि उसके शरीर की ताकत इतनी अधिक न होती तो खंजर के वे 2 वार ही उसके सिर को उड़ा देने के लिए पर्याप्त होते। ब्लू स्काई ने कैनयांग और अर्जुन के पिछले हिस्से की रक्षा करते हुए उनका पीछा किया।
उसने ब्लैक सिकल के हमले का रास्ता देखा और जवाबी हमला किया। हालांकि वह अभी भी एक कदम पीछे था। जब तक वह उसके पास पहुंचा, कैन यांग की गर्दन पर 2 खरोंचें आ चुकी थीं। बहुत जोरदार। ब्लू स्काई के माथे पर ठंडा पसीना टपक पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत जोर से भींच लिए, लगभग टूट ही गए। हार का एहसास। मैंने इससे पहले कभी हार की इतनी हिंसक भावना महसूस नहीं की थी। वह, कैन यांग और वे दोनों वास्तव में अर्जुन की रक्षा करने में सक्षम थे, लेकिन इस स्थिति में ब्लैक सिकल एक के बाद एक सफल हो गया था। सबसे घृणित बात तो ये थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि इस समय काली दरांती कहाँ है। वास्तव में दुनिया में एक ऐसा चौंकाने वाला हत्यारा था। अगर वे आमने सामने लड़ते तो नीला आकाश और सूर्यास्त काले दरांती से नहीं डरते। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे काले दरांती को मार गिराएंगे। लेकिन मुख्य बात यह थी कि उन्हें काली दरांती बिल्कुल नहीं मिल सकी। वाह! अचानक कैन यांग को लगा कि उसका आलिंगन ढीला पड़ गया है। अर्जुन को सचमुच किसी ने छीन लिया था। कैन यांग को यह नहीं दिख रहा था कि अर्जुन को कौन ले गया था। उसने बस अर्जुन को अचानक आगे बढ़ता हुआ देखा। इस बार लैन तियान की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने बचे हुए सूरज को लात मारकर दूर फेंक दिया और अर्जुन का टखना पकड़ लिया। इसके बाद दीपक क्यूई ने अर्जुन के शरीर का पीछा किया और अर्जुन के पूरे शरीर को अपने घेरे में ले लिया। खींचने वाली शक्ति अचानक गायब हो गई। ब्लैक सिकल को जाने देना पड़ा, अन्यथा इस प्रकार का दीपक क्यूई उसे रेगिस्तान में धकेलने के लिए पर्याप्त होगा। लगभग हो गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, इस स्तर पर परिणाम मूलतः तय हो चुका है। हम अंतिम चरण की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 1647। अब अगले कदम पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से नीला आकाश और दाएं हाथ से बचा हुआ सूरज पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और तुरंत गायब हो गया। इतनी जल्दी! ये वास्तव में एक दुर्लभ लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा है। काली दरांती प्रकट हुई। उसका शरीर धनुष के नीचे था और उसकी दाहिनी मुट्ठी जमीन पर दबी हुई थी। पवन भूत, उजाड़ निशान। मौके पर एक हवा का छल्ला दिखाई दिया और काली दरांती मौके पर ही गायब हो गई। उसके सामने अर्जुन ने अपने हाथ पीछे कर लिए और अपनी वज्र ऊर्जा को नीले आकाश और डूबते सूरज के चारों ओर लपेट लिया। वह 60,000 मील प्रति सेकंड की गति से चल रहा था, जो प्रकाश के 10वें हिस्से के बराबर थी। उसके पीछे काली दरांती उसका पीछा कर रही थी। हालांकि वह अर्जुन से थोड़ा पीछे था, फिर भी वह धीरे धीरे अपने और अर्जुन के बीच की दूरी कम कर रहा था। अर्जुन ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, देखते हैं तुम मुझे पकड़ पाते हो या नहीं। इसके साथ ही अर्जुन ने अपनी गति को प्रकाश की गति के 2/10वें भाग तक बढ़ा लिया, जो 120,000 मील प्रति सेकंड तक पहुंच गया। इस समय अर्जुन पहले से ही प्रकाश की किरण में बदल गया था और उसके चारों ओर सब कुछ तेजी से पीछे हट रहा था। जब ब्लैक सिकल ने अर्जुन को अपने सामने से भागते देखा तो उसने अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में चिल्लाया, पवन भूत, छाया निशान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली दरांती एक कॉपेज की छवि में बदल गई और जब वह पुनः अर्जुन के पास पहुंचा तो उसकी गति दोगुनी हो गई। हवा मार्शल कलाकारों के लिए इतनी गति प्राप्त करना पहले से ही बहुत अच्छा है। अर्जुन ने काले दरांती की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। कैन यांग ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा और कहा, क्या तुम इतनी तेज हो सकती हो? अर्जुन मुस्कुराया और अपनी गति बढ़ाकर प्रकाश की गति का 3/10वां हिस्सा यानी लगभग 1/3 कर दी। ये पहले से ही उपप्रकाश की मानक गति थी। इसकी गति पहले ही 200,000 ली प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी। ये देखकर न सिर्फ काली दरांती का रंग उड़ा, बल्कि वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। उसने अपनी जीभ का सिरा काटा और मुंह में खून भरकर चिल्लाया, पवन प्रेत, खोया हुआ निशान। फिर उसने मुंह भर खून थूका, जो जलकर रक्त ऊर्जा की एक गेंद बन गया और उसके चारों ओर फैल गया। काली दरांती शीघ्र ही रक्तिम छाया में परिवर्तित हो गई तथा उसकी गति 200,000 मील प्रति सेकंड तक पहुंच गई। वह अर्जुन का पीछा कर रहा था और अभी भी कदम दर कदम उसके पास आ रहा था।
अर्जुन मुस्कुराया और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, इस चरण तक पहुंच पाना वास्तव में आसान नहीं है। काली दरांती भी जोर से हंसी। चलो तुलना जारी रखते हैं, देखते हैं हमसे तेज कौन है। अर्जुन इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने होंठ चाटे और कहा, सूर्यास्त, नीले आकाश, अपने शरीर की रक्षा के लिए जीवन रक्षक साधना तकनीक का प्रयोग करो। मैं अपनी गति बहुत बढ़ा दूंगा। बचा हुआ सूरज उत्तेजित हो गया। ये सुनकर उसका पूरा शरीर तुरंत आग की तरह लाल हो गया। ब्लू स्काई ने उसके शरीर में मौजूद जल तत्व को तुरंत ही घोल दिया, जिससे वह एक रेत मानव में बदल गया। ये देखकर कि काली दरांती पहले ही उसे पकड़ चुकी है, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अर्जुन की पीठ पकड़ ली। उसकी उंगली का सिरा अर्जुन के कपड़ों को भी छू गया था। इस समय साफ आसमान में केवल बिजली कड़क रही थी। धमाका! अर्जुन ने तुरंत अपनी गति बढ़ाकर 600,000 मील प्रति सेकंड कर ली और पूरी गति से आगे बढ़ गया। कुछ नहीं, अर्जुन ब्लैक सिकल के सामने से ऐसे ही गायब हो गया। ब्लैक सिकल का दिल बैठ गया और उसने गहरी सांस ली। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसकी पीठ भी नहीं देख सकता। असंभव, यह असंभव है। पवन भूत, बिजली का निशान। काले दरांती का शरीर भी कांप उठा और उसका पूरा शरीर घनी बिजली की एक परत में लिपट गया। पल भर में उसकी गति 3 लाख मील प्रति सेकंड तक पहुंच गई। ये पहले से ही प्रकाश की मानक आधी गति पर था। हालांकि उसने पाया कि वह अभी भी अर्जुन को पकड़ने में असमर्थ था और उनके बीच का अंतर वास्तव में इतना बड़ा था कि वह अर्जुन की आभा को भी महसूस नहीं कर सका। 600,000 ली प्रति सेकंड की गति 300,000 ली प्रति सेकंड से केवल दोगुनी थी, लेकिन वास्तव में तुलना करने पर यह ब्लैक सिकल के स्थिर खड़े रहने के बराबर था, जबकि अर्जुन 300,000 मील प्रति सेकंड की गति से उससे दूर जा रहा था। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? मैं हार गया। ब्लैक सिकल अचानक रुक गया और आह भरी। चाहे कुछ भी हो, वह उसे पकड़ नहीं सका। पवन भूत बिजली का निशान पहले से ही काले दरांती की सीमा थी और इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। हालांकि अर्जुन की गति के सामने ये बताने लायक भी नहीं था। ये पहले से ही बहुत अच्छा है। दूर से अर्जुन की आवाज सुनाई दी, तुमने सचमुच बिजली की नस जैसी हरकत की तकनीक सीखी है। ये बहुत ही ईर्ष्यालु है। तुम्हें पता है, मैंने भी इस तरह की हरकत की तकनीक कभी नहीं सीखी। अर्जुन का स्वर सचमुच ईर्ष्या से भरा था। शुरू से अंत तक अर्जुन, जिसके पास दिव्य स्तर की बिजली की शिरा थी, उसे बिजली की शिरा की एक भी गति तकनीक नहीं मिली थी। अंत में पवन शिरा की काली दरांती ने वास्तव में इसे सीख लिया। हालांकि पवन भूत केवल बिजली की मध्याह्न रेखा की गति तकनीक पर निर्भर था। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह प्रकाश की आधी गति तक ही पहुंच सकता था। फिर भी वह अर्जुन से बहुत कमजोर था। हवा का भूत उड़ गया। एक पेड़ के नीचे उसने अर्जुन को देखा। ये गेल फोर्ट्रेस के मुख्य शहर का बाहरी इलाका था। ये तूफान क्षेत्र की हवा में तैरते एक विशाल द्वीप पर स्थित था। अर्जुन जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और अपने आसपास के गरीब बच्चों के समूह को कैंडी बांट रहा था। स्ट्रांग विंड फोर्ट एक अत्यंत क्रूर स्थान था और ये पवित्र क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए भी अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र था। कितने ही मार्शल कलाकार अपने दिलों में सपने लेकर पवित्र क्षेत्र में आए और उन्हें पता चला कि यह स्थान स्वर्ग नहीं बल्कि सबसे भयानक नरक था। यहाँ कितने ही युद्ध कलाकार मारे गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनके वंशज असहाय और अकेले हो जाएंगे। कोई भी मुख्य शहर ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए वे गेल किले में भाग गए। वे मुख्य शहर में प्रवेश करने और इतनी क्रूर दुनिया में जीवित रहने में असमर्थ थे। वे केवल मुख्य शहर के बाहर तैरते द्वीपों पर ही रह सकते थे, दुनिया से संवाद करने में असमर्थ थे और दुनिया उनके सीमांत लोगों की उपेक्षा करती थी। ब्लैक सिकल इन गरीब लोगों की उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। 8, 4 या 5 साल के बच्चे कैंडी चाटते हुए अपनी भोली भाली निगाहों से अर्जुन को घूर रहे थे। वे कैंडी को चाट रहे थे, निगल नहीं रहे थे। शायद वे अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन उन्हें खाने के बाद एक और कैंडी देगा।
वे जो कपड़े पहनते थे वे बहुत साधारण होते थे, यहाँ तक कि उन्हें फटे पुराने भी कहा जा सकता था। आमतौर पर वे उनके बड़े भाई बहनों के छोड़े हुए कपड़े होते थे। उनके पास पवित्र क्षेत्र में रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, न ही उनके पास अंतरिक्ष को पार कर अपने गृहनगर लौटने की क्षमता थी। अर्जुन मुस्कुराए और एक बच्चे के बालों को सहलाते हुए उनके खाने पीने के लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन लाए। काले दरांती ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम क्या योजना बना रहे हो। आप इन बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अर्जुन ने अपने कंधे उचकाए और बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि इन बच्चों के माता पिता मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश नहीं किया है। वे आम बच्चों से अलग नहीं हैं। जब तक आप मुझे मारते रहेंगे तब तक एस्ट्रल क्यूई का थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव उन्हें एक पल में पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। काले दरांती ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उनकी जान की परवाह है? अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता, आप मुझे क्यों नहीं बताते? काली दरांती जोर से हंसी, तुम सचमुच एक शर्मनाक छोटी सी इंसान हो। तुमने अपने बच्चे को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि अब जब मैं इस बचकानी और बेतुकी योजना को समझ गया हूँ तो मैं इसमें फंस जाऊंगा? अर्जुन ने कंधे उचका दिए और बोलना बंद कर दिया। इसका मतलब था कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ सकते हो, मैंने तुम्हें नहीं रोका। अध्याय 1648। एक बच्चे ने अपना सिर घुमाया और अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से काली दरांती को देखा। उसने भी अपना दाहिना हाथ काली दरांती की ओर बढ़ाया। उन्होंने क्रूर और निर्दयी कैनयांग से कैंडी मांगने की हिम्मत नहीं की, नहीं उन्होंने काले चमड़ी वाले और डरावने दिखने वाले ब्लू स्काई से कैंडी मांगने की हिम्मत की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ब्लैक सिकल एक सौम्य और सुंदर व्यक्ति और भी अधिक हानिरहित था। ब्लैक सिकल ने कैंडी मांगने वाले बच्चे की ओर देखा और शरारती अंदाज में मुस्कुराया, छोटे बच्चे, इसी बदमाश ने तुम्हें रोका था। अगर तुम मर गए तो इसका दोष उसी पर डालना। ये कहते हुए काली दरांती ने अपने हाथ घुमाए। दोनों हाथों में 2 काले खंजर थे। फिर वह एक साए में बदल गया और अर्जुन की ओर गोली चला दी। कैनयान की आंखें ठंडी हो गईं। वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, किसी भी वक्त ब्लैक सिकल पर हमला करना चाहता था। कैनयान के लिए बच्चों की हत्या करना एक अपराध था जिसके लिए 5 वज्र प्रहारों की सजा दी जाती थी। ब्लू स्काई की अभिव्यक्ति भी काफी हद तक बदल गई। उसके हाथ दीपक क्यूई को संघनित कर रहे थे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि अर्जुन ने कहा था, जब तक एक व्यक्ति हमला करेगा और जब तक एक व्यक्ति प्रतिरोध करेगा तब तक दोनों पक्षों के बीच टकराव का विरोध करना इन बच्चों के लिए पूरी तरह से असंभव होगा। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि खुद अर्जुन ने भी विरोध नहीं किया। भले ही काली दरांती के खंजर ने अर्जुन की गर्दन को सटीक रूप से काट दिया। हालांकि अर्जुन का शरीर भी बहुत मजबूत था। खंजर से उसकी गर्दन कटने के बाद हवा की एक लहर जरूर उठेगी। ये नाजुक हवा की लहर अभी भी इन बच्चों को चूर्ण चूर्ण कर सकती थी। अर्जुन बिना हिले डुले मुस्कुराते हुए बच्चों को मिठाइयां बांट रहे थे। इस समय काला खंजर आ गया था, लेकिन अंत में ब्लेड अर्जुन के गले के सामने आधा इंच लटक गया। काली दरांती रुक गई और अर्जुन के चेहरे को घूरने लगी। उसने दांत पीस लिए और खंजर पकड़े उसके हाथ ताकत से पीले पड़ गए। बेशर्म, ब्लैक सिकल ने दांत पीसते हुए कहा। अर्जुन अभी भी सिर झुकाए मुस्कुरा रहा था और बच्चों को बर्तन धोने में मदद कर रहा था। उसने सिर भी नहीं उठाया और बोला, क्यों, मैं नहीं कर सकता। तुम तो बहुत कातिल हो। हथियारों को बिना पलक झपकाए लोगों को मार देना चाहिए। आपकी नजर में मानव जीवन को जीवन ही नहीं माना जाना चाहिए। मानव जीवन तो बस सामान है। काली दरांती ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने एक मूंगफली उठाई और उसके मुंह में डाल दी। मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो क्यों न मैं तुम्हारी मदद कर दूं, उसने कहा। बोलते हुए अर्जुन मंद मंद मुस्कुराया। उसके दाहिने हाथ ने एस्ट्रल क्यू को संघनित किया और एक बच्चे के सिर पर थपथपाया।
काले दरांती की आंखें हिल गईं और उसके दाहिने हाथ ने जल्दी से अर्जुन की कलाई पकड़ ली। अर्जुन ने ब्लैक सिकल की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें खुद ऐसा करने नहीं दूंगा तो तुम में उनसे निपटने में मदद करने का भी साहस नहीं होगा। काली दरांती ने अर्जुन की आंखों में घूरा और उसकी आंखों से आग निकलने ही वाली थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मेरी कमर तोड़ रही हो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हत्यारे आमतौर पर दो उद्देश्यों के लिए हत्या करते हैं, एक पैसा और दूसरा प्रसिद्धि। मुझे नहीं लगता कि आप पहली हैं। आप यहाँ पैसे के लिए नहीं हैं। मैंने गोल्डन फीनिक्स फ्लावर से कहा था कि अगर कोई उससे 500 निम्न श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन्स के बारे में पूछने आए तो उसे तुरंत मना कर देना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी मुझे मारने आए हो। इसका मतलब है कि तुमने गोल्डन फीनिक्स फ्लावर से पूछा ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा नियोक्ता हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें कमीशन नहीं मिलेगा। ब्लैक सिकल चुप रहा। अर्जुन ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दूसरे प्रकार के हैं। आप कोई नाम नहीं हैं। कुछ हत्यारे साफ जानते हैं कि वे मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वे मिशन पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मिशन पूरा करने के बाद उनकी मौत हो जाए। अगर उनकी मौत भी हो जाती है तो उन्हें कोई कमीशन नहीं मिलेगा। फिर भी वे ऐसा करेंगे क्योंकि वे प्रसिद्ध होना चाहते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दे सकते। वे चाहते हैं कि सभी हत्यारे सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उनके नाम का सम्मान करें। लेकिन आपकी नज़र में मैंने इस तरह की दृढ़ता नहीं देखी, इसलिए आपने ये काम प्रसिद्धि के लिए नहीं किया। काली दरांती चुप रही। अर्जुन ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, तो मैं उत्सुक हूँ। यदि आप प्रसिद्धि और लाभ नहीं चाहते हैं तो आप हत्यारे क्यों बने? आप जानते हैं, मैंने एक बात पर गौर किया। जब आप घंटाघर में थे तो वहाँ एक दृश्य था जिसने मेरा ध्यान उन हत्यारों की हत्या के दौरान खींचा था जिन्हें मैंने काम पर रखा था। अपना सिर उठाओ और सूरज की ओर मुंह करो। लालच से कुछ सांसें लो। शायद ये दृश्य दूसरों की नज़र में असामान्य न हो, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को ऐसा करते देखा है। मैं जानता हूं कि एक सामान्य हत्यारा ऐसा काम नहीं करेगा। अर्जुन ने ब्लैक सिकल की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, तुम धूप के लिए तरसते हो, या यूं कहें कि तुम्हें कत्लेआम और खून की गंध के नीचे छिपी गर्माहट पसंद है। मैंने भी ध्यान दिया। अर्जुन ने ब्लैक सिकल की आस्तीन को देखा और कहा, आप अपना ख्याल बहुत शालीनता और सफाई से रखते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको सफाई का बहुत शौक है और सफाई पसंद है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम ऐसे नहीं थे। तुम सफाई के दीवाने नहीं थे। तुम्हें अपने अलावा हर चीज से नफरत थी। तुम इन चीजों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे, जिनमें गेल फोर्ट्रेस के लोग भी शामिल थे और मैं भी। आप उनके बीच रहते हैं, लेकिन आप उनसे जुड़ना नहीं चाहते। अर्जुन ने विचार मग्न होकर कहा, ऐसा व्यक्ति कैसा है जो धूप तो पसंद करता है, लेकिन साथ ही सभी सांसारिक चीजों से घृणा करता है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही नतीजा सूझता है। इसे बहुत ही अश्लील तरीके से कहें तो इसे कहते हैं डिब्बा तोड़ना और खुद को त्याग देना। अर्जुन ने ब्लैक सिकल की आंखों में गंभीरता से देखा और गंभीरता से कहा, आप इस दुनिया से नफरत करते हैं। ब्लैक सिकल ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। अर्जुन ने कहा, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि क्यों। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो मैं अपना जीवन आपको सौंपने की पहल कर सकता हूं। आइए इस जगह को छोड़ दें और इन बच्चों को छोड़ दें। अगर हम उन्हें मारना या काटना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से विरोध नहीं करूंगा। शुरू से आखिर तक काली दरांती ने अर्जुन के विश्लेषण में कोई बाधा नहीं डाली। वह बस चुपचाप अर्जुन को देखता रहा, मानो वह इस युवक का निरीक्षण कर रहा हो। इस समय ब्लैक सिकल अंततः बैठ गया और बोला, मुझे शराब का एक जार दे दो। अर्जुन ने शराब का जार उठाया और उसे काले दरांती को सौंप दिया। ब्लैक सिकल ने 2 बड़े घूंट लिए और अपना मुंह पोंछा। ब्लू स्काई और कैनयांग ये जानकर हैरान रह गए कि इस बार ब्लैक सिकल ने शराब के जार को पहले से नहीं पोंछा था और सीधे ही उसे पी गया। ब्लैक सिकल ने एक पल सोचा और कहा, सच कहूं तो मुझ में तुम्हें मारने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर मैं दायरे को नजरअंदाज कर दूं तो तुम शायद सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होगे जिसे मैंने कभी देखा है।
ऐसा एक भी नहीं है, हालांकि आप शायद ही कभी कोई हरकत करते हैं। मुझे आपकी सूंघने की क्षमता पर विश्वास है। मैं जान सकता हूं कि आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। जब मैं आपके सामने खड़ा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे कार्य और योजनाएं आपको साफ दिखाई दे रही थीं। मैं आपकी नजरों से बच नहीं पा रहा था। अर्जुन मुस्कुराया, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ब्लैकसिकल ने 2 घूंट और शराब पी। उसने अपने आसपास के तूफान को देखा और अचानक हंस पड़ा। उन्होंने कहा, देखो यह शापित दुनिया कितनी क्रूर है। उन्होंने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह शापित आकाश कितना ठंडा और निर्दयी है। हर कोई कहता है कि आकाश की आंखें हैं, लेकिन मेरी राय में आकाश अंधा है। उसकी नाक के नीचे हर समय इतनी क्रूर हत्याएं हो रही हैं। तुमने क्या कहा? स्वर्ग ने किसे छोड़ दिया? लेकिन मेरी राय में इसे वह कहा जाना चाहिए जिसकी स्वर्ग को परवाह है। स्वर्ग मृत है, मानव जीवन घास की तरह है। अध्याय 1649। अर्जुन ने शराब का एक कटोरा निकाला, ब्लैकसिकल के लिए एक कटोरा डाला और अपने लिए भी एक कटोरा डाला। अर्जुन ने अपने कटोरे में भरी तेज शराब पी ली और कहा, मुझे नहीं पता कि स्वर्ग मर चुका है या नहीं, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ। स्वर्ग को इसकी परवाह नहीं है, मुझे इसकी परवाह है। मैं उन लोगों को बचाऊंगा जो स्वर्ग द्वारा नहीं बचाए गए हैं। मैं उन लोगों को मार डालूंगा जो स्वर्ग द्वारा नहीं मारे गए हैं। काले दरांती ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा और फिर गहरी सोच में डूब गया। काफी समय बाद उन्होंने कहा, मैं एक धनी परिवार में पैदा हुआ था। मेरा परिवार यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे हमारे देश के शासक और अधिपति हैं, लेकिन कम से कम वे सर्वश्रेष्ठ तो हैं ही। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कुल प्रमुख का प्रत्यक्ष वंशज हूँ। इसके अलावा मुझ में सबसे प्रबल प्रतिभा और सर्वोत्तम क्षमता है। ये कहा जा सकता है कि मैं हवा और बारिश चाहता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके पहनावे और व्यवहार से मोटे तौर पर बता सकता हूँ। ब्लैकसिकल ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरी हैसियत और प्रतिष्ठा ही वह अंतिम सपना होना चाहिए जिसका दुनिया में हर कोई पीछा कर रहा है। मेरे लिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सब कुछ बहुत प्यारा है। एक दिन अचानक मेरी मुलाकात एक गरीब परिवार की लड़की से हुई। मुझे उससे प्यार हो गया और उसे भी मुझसे। लेकिन अनुमान लगाओ परिणाम क्या होगा? अर्जुन ने कहा, आपके कबीले के लोगों ने उसे मार डाला। ब्लैकसिकल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरे पिता ने उससे शादी की थी। अर्जुन चुप हो गया। काली दरांती मुस्कुराई और बोली, मैं अपने पिता को ढूंढने गया था। उन्होंने मेरे कंधे पर थपथपाया और कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। औरत क्या होती है? इस औरत के बिना भी मैं तुम्हें 100 और खूबसूरत औरतें दूंगा। इस समय तक ब्लैकसिकल की मुस्कान कुछ धुंधली हो चुकी थी। उसने कहा, मैं उस लड़की को फिर ढूंढने गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो मैं ही नहीं हूँ? तुम मेरे दिल की सबसे पवित्र और खूबसूरत लड़की हो। तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। तुम्हें प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं अपना सारा वैभव और धन दे सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? ब्लैकसिकल ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। ब्लैकसिकल ने कहा, मुझे डर है कि वह वापस नहीं जा सकती। जियांगू के लोग पानी में मछली की तरह हैं। तो क्या हुआ अगर जियांगू भी उस पानी की तरह है? अगर पानी गंदा है तो मछली साफ भी होगी और फिर भी गंदी रहेगी। वह मेरे साथ नहीं आ सकती। वह अब और कुछ नहीं कर सकती। अर्जुन ने सिर हिलाया। ब्लैकसिकल ने एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और कहा, यह एक तरह की गोली है जो लोगों को सच बोलने की अनुमति देती है। बेशक ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोगों के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं है। मुझे पता है कि वह खुद को सही ठहराने के लिए केवल कुछ आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। मैं उसकी शुद्ध बाहरी छवि के नीचे छिपी उसकी ईमानदारी देखना चाहता हूँ। तुमने चुपके से उसे दे दिया। अर्जुन ने कहा। ब्लैकसिकल ने सिर हिलाया और कहा, गोली खाने के बाद उसने सच उगल दिया। उसने कहा कि उसे इस तरह के धन और सम्मान से प्यार हो गया है और वह उस गरीब जीवन में वापस नहीं जा सकती। यह इतना आसान है। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, तो यह ऐसा है, तुम्हारा दिल पहले ही मर चुका है। अर्जुन इस एहसास को बखूबी समझता था। कुछ हद तक ब्लैकसिकल का सामना अर्जुन से मिलता जुलता था।
वे दोनों दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सबसे चमकदार स्थिति में खड़े होते थे। जिस किसी को भी वे देखते थे वह मुस्कुराता और झुकता था। उनका जीवन परिपूर्ण और ईर्ष्यालु था। लेकिन ठीक इसी पल ब्लैकसिकल की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। उसे उस मासूम और खूबसूरत लड़की ने सिखाया। यह उस बच्चे की तरह था जो बचपन से लेकर वयस्कता तक एक हाथी दांत के टॉवर में रहा था, दुनिया में सबसे अच्छा जीवन जी रहा था और परियों की कहानियों में सुंदर प्रेम का सपना देख रहा था। लेकिन अचानक एक दिन किसी ने क्रूरतापूर्वक उसके हाथ से परीक्षा छीन ली और उसके सामने सबसे गंदी कामुक किताब रख दी। इस तरह का प्रभाव आत्मा पर सीधा आघात था जो व्यक्ति की सभी कल्पनाओं और सौंदर्य के सपनों को नष्ट कर देता था। इस तरह की चीजें क्रूर दुनिया और क्रूर नरसंहार को देखने से भी अधिक निराशाजनक थीं। इसका परिणाम यह नहीं हुआ कि वह इस संसार से डरने लगा, बल्कि यह हुआ कि वह इस संसार से घृणा करने लगा और मानवता के प्रति निराशा से भर गया। ब्लैकसिकल ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, आप जानते हैं, लोग कुत्ते हैं। चाहे वह कितना भी दयालु और भव्य दिखता हो, चाहे वह कितना भी पवित्र और अलंघनीय दिखता हो, ये सिर्फ एक पाखंड है जिसका उपयोग वह खुद को छिपाने के लिए करता है। लोग कुत्ते हैं, नीच कमीने, नीच कुत्ते। जो कोई भी इसे लाभ देगा यह उस पर अपनी पूंछ हिलाएगा। अर्जुन चुप था और उसने मन ही मन सोचा, यदि ब्लैकसिकल की मुलाकात किसी साधारण महिला से हुई होती तो शायद अंत में ऐसा परिणाम नहीं निकलता। लेकिन उसका सामना सबसे शुद्ध, पवित्र और दयालु सुंदर लड़की से हुआ जिसे वह खुद समझता था, और ऐसी लड़की का अचानक विश्वासघात एक आदमी के लिए सबसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। अर्जुन और ब्लैकसिकल ने कटोरे को छुआ और एक साथ पी लिया। ब्लैकसिकल ने उपहासपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है, मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। नैतिकता और प्रेम सब झूठ हैं जो उन्होंने गढ़े हैं। मनुष्य इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हर कोई ऐसा ही है। हर कोई नकाब पहने हुए है। उसके चेहरे से नकाब उतार दो, तुम्हें जो दिखता है वह है लालच, गंदगी, वासना और पाशविकता। तो आप केवल अपने आप पर विश्वास करें। अर्जुन ने कहा, पूर्ववर्तियों और परिणामों ने इस काले दरांती को जन्म दिया था। उसे इस दुनिया से नफरत थी, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी अपनी भावनाएं सच्ची हैं। वह सबसे साफ सुथरा इंसान था, इसलिए वह हर काम बड़ी सावधानी से करता था। वह अपना ध्यान बड़े करीने से और सम्मान से रखता था, लेकिन साथ ही वह भ्रष्ट नहीं होना चाहता था। वह उन गंदे लोगों जैसा नहीं बनना चाहता था। वह गाद से भरी नदी के किनारे खिले कमल की तरह रहता था। हालांकि उसकी नजर में बाकी सब इंसान नहीं थे, वे सब कुत्ते और कमीने थे। इसीलिए उसने उन लोगों को मार डाला। उन्हीं लोगों ने उसकी आंतरिक दुनिया को तहस नहस कर दिया था। उसे इंसानी स्वभाव से नफरत थी, लेकिन उसके दिल में अब भी कल्पना के निशान बाकी थे। इसलिए उसने लोगों को मार डाला, दर्दनाक तरीके से लोगों को मार डाला। अपने दिल में आक्रोश को बाहर निकालने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग किया जो आत्मक्षति के करीब था। अर्जुन जानता था कि इस दुनिया में दो तरह के परेशान करने वाले लोग हैं। एक तो खून का प्यासा है, उन्हें कत्लेआम करने की आदत है और वे इसमें मजा लेते हैं। उन्हें अपना तरीका बदलने के लिए मनाना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन कम से कम उनके ऐसा करने की थोड़ी सी संभावना तो है ही। एक अन्य प्रकार के व्यक्ति हैं, हो सकता है कि उन्हें वह क्रूर वातावरण न मिला हो जिससे पहले प्रकार के व्यक्ति गुजरे थे। हो सकता है कि उन्होंने आपकी राय में एक तुच्छ बात का अनुभव किया हो। हालांकि इस तरह के व्यक्ति ने पूरी दुनिया और सभी के लिए उम्मीद खो दी थी। ऐसे व्यक्ति को रोकना सबसे मुश्किल था। आप उसे अपना तरीका बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वह हृदयहीन नहीं है, वह मानवता के लिए बेताब है। कैनयांग और लैन तियान की नज़र में ब्लैकसिकल ने जो कुछ भी झेला था वह कुछ भी नहीं था। उन्हें लगता था कि इस ब्लैकसिकल ने ऐसी हालत होने से पहले किसी न किसी तरह की कटु दुश्मनी झेली होगी। अंत में क्या उसे एक महिला ने ही नहीं छोड़ दिया था? हालांकि अर्जुन ब्लैकसिकल के मानसिक उतार चढ़ाव से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पता था कि ब्लैकसिकल जैसे इंसान के लिए तुमने उसके सामने ही उसके पूरे परिवार को मार डाला है। उसके पिता ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, औरत, मुझे ये चाहिए और मैं तुम्हें 100 और दूंगा। इस तरह की चोट तो और भी बड़ी है। अध्याय 1650 अपने परिवार को मारना घृणा लाता है, लेकिन अब
अपने प्रिय पिता और प्रिय महिला द्वारा आहत किया जाना घृणा और क्रोध नहीं बल्कि पूर्ण निराशा लाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक सिकल की इस दुनिया की आंतरिक संरचना को उन दोनों ने नष्ट कर दिया था। बचपन से लेकर वयस्कता तक आपके पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक की तरह किसी ने अचानक एक दिन आपसे सच कहा कि यह बकवास से बना है। अपने प्रियजनों की तरह एक दिन आपने उन्हें फुसफुसाते हुए सुना कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो वे आपको पकाकर खा जाएंगे। आपकी पसंदीदा परीक्षा की तरह राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी साथ रहते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में बस इतना ही नहीं है। पूरी बात यह है कि जब सुंदर राजकुमार और सुंदर राजकुमारी एक साथ आते हैं तो वे बादलों को उलट पुलट कर देते हैं। इसके बाद उन्हें अपने शरीर के सबसे गंदे हिस्सों पर एक साथ जोर से हमला करना था। काली दरांती उसके हाथ में किसी परीक्षा की तरह थी, लेकिन दृश्य में राजकुमार और राजकुमारी को साथ साथ रहते हुए दिखाया गया था। वह मानो कोई बच्चा परीक्षा लिए बैठा अपना चेहरा ढंक कर रो रहा हो। वह अपने माता पिता से विनती करने गया कि वे उसे बता दें कि यह सच नहीं है, लेकिन उसके माता पिता भी नग्न अवस्था में उलझे हुए थे। काली दरांती की दुनिया एक दर्पण की तरह थी जो एक धमाके के साथ जमीन को तोड़ रही थी, जिसका अंत नहीं हो पा रहा था। इन चीजों का सामना करते समय वह दूसरों की तुलना में अधिक उग्र और उन्मादपूर्ण व्यवहार करता था। इसका कारण ये था कि वह कभी दूसरों की तुलना में अधिक मासूम था और सुंदरता की चाह रखता था। काले दरांती ने एक कटोरा शराब पी और कहा, यह मेरी कहानी है। ये बहुत सरल है और इसमें कुछ खास नहीं है। तुम लोगों के सामने जो जिंदगी और मौत को जाते हुए देखने के आदी हो गए हो, मेरी कहानी बताने लायक नहीं है, इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं बताई। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं इसे छिपाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि कहानी अपने आप में कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने एक लंबी सांस ली और खड़ा हो गया। वह मुस्कुराया और बोला, बच्चों, घर जाने का समय हो गया है। अपने बाकी भाई बहनों के लिए ये स्वादिष्ट खाना जरूर ले आना। मैं भविष्य में अक्सर यहाँ आऊंगा। मैं हर बार आपके लिए ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन लाऊंगा, ठीक है? जैसे ही बच्चे खुशी से हंसने लगे, अर्जुन ने उन्हें एक एक करके विदा किया। वापस आकर अर्जुन ने अपने कपड़े खींचे जिससे उसकी गर्दन दिखाई दी। उसने ब्लैक सिकल से कहा, तुम्हारी कहानी मेरी जान के बदले, अब मेरी जान तुम्हारी है, तुम इसे ले जा सकते हो। अरे ऐसा मजाक! कैनयांग अर्जुन को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ब्लू स्काई ने उसे रोक दिया। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? छोड़ दो। तुम अर्जुन को अपनी आंखों से मरते देखना चाहते हो? कैनयांग ने गुस्से से कहा। ब्लू स्काई ने भावशून्यता से कहा, यह अर्जुन की अपनी पसंद है। चाहे उस आदमी का वादा कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, उसे दांत पीसकर उसे पूरा करना ही होगा। हम अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकते हैं, लेकिन कम से कम हम इसे स्वयं को अपमानित करके नहीं पा सकते। यदि आप अब अर्जुन को बचाते हैं तो आप न केवल अर्जुन का अपमान करेंगे, बल्कि आप खुद का भी अपमान करेंगे। कैनयांग दंग रह गया। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। बचपन से लेकर अब तक उसका सामना कमीनों और कसाईयों से ही हुआ था। लेंतियान के शब्दों और अर्जुन के कार्यों के अनुसार कैनयांग को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बढ़ रहा है और एक प्रकार का खून जल रहा है। कैनयांग ने अपना सिर हिलाया और पीछे हट गया। ब्लैक सिकल हाथ में खंजर लिए अर्जुन के पास गया और उसकी गर्दन पर रख दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अचानक दया दिखा दूंगा? उसने कहा। अर्जुन ने ब्लैक सिकल की आंखों में गंभीरता से देखा और कहा, मेरी आंखों को देखो। ब्लैक सिकल ने अर्जुन की तरफ देखा। उसे अर्जुन की आंखों में कोई भाग्य नहीं दिखा, उसे सिर्फ शांति और स्थिरता दिखाई दी। उसने कई जोड़ी आंखें देखी थीं, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन ने कड़वाहट का जाल नहीं बिछाया होगा। अर्जुन मरने पर आमादा था। ब्लैक सिकल ने भौहें चढ़ाईं और कहा, क्यों? तुम अपनी जिंदगी के बदले एक कहानी ले सकते हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो या तुमने जिंदगी से बहुत पहले ही उम्मीद खो दी है? अर्जुन ने ब्लैक सिकल को गंभीरता से देखा और कहा, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जैसे लोगों को बचाया जा सकता है। हर किसी को बलपूर्वक नहीं बचाया जा सकता। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं बचा सका तो इस दुनिया में मेरा जो विश्वास बना है वह भी टूट जाएगा। काले दरांती, मैं तुम्हारा उद्धार हूँ और तुम भी मेरे उद्धार हो।
मैं किसी कहानी के बदले जीवन नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि मैं उस व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए जीवन खरीद रहा हूँ जिस पर मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। मैं उसके बारे में गलत नहीं हूँ। क्या यह इसके लायक है? ब्लैक सिकल, तुम मुझे क्यों नहीं बताते? काली दरांती ने खंजर को कसकर जकड़ लिया, जिससे उसके जोड़ सफेद हो गए और उसके हाथ कांपने लगे। काले दरांती ने कहा, मरने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। अर्जुन ने कहा, मैं सच्चाई से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ब्लैक सिकल ने कहा, अगर मुझे उन बच्चों की जान की परवाह नहीं होती, तो अगर मैंने सचमुच हमला कर दिया होता तो तुम क्या करते? चाहे आप उदासीन रहें या विरोध करें, वे बच्चे मरेंगे। क्या आप यही चाहते हैं? कुछ बच्चों की जिंदगी का इस्तेमाल करके मुझे एक इंसान के तौर पर परखना। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सच बताऊं, मैं समय को 5 सेकंड के लिए रोक सकता हूं। अगर तुम भी मर जाओ और मैं भी मर जाऊं, तो भी मैं उन बच्चों को नहीं मरने दूंगा। उन बच्चों की आंखों में जो भाव है, वही मेरी मूल बात है जिस पर मैं कायम रहूंगी। ब्लैक सिकल ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे दिखाओ। अर्जुन 2 कदम पीछे हट गया और अचानक सुपर लाइट की गति तक पहुंच गया और अंतरिक्ष में जा गिरा। सब कुछ रुक गया। 5 सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो गया। काले दरांती ने सिर हिलाया। ये पत्र। आखिरी 2 सवाल, आप मुझे वास्तव में किस लिए ढूंढ रहे हैं? मैं तुम्हें चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे आओ। ब्लैक सिकल ने कहा, आप मुझे क्या दे सकते हैं? अर्जुन ने हाथ हिलाया और आसमान से सूरज की एक किरण चमक उठी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, देखो, मैं तुम्हें सूरज की रोशनी दे सकता हूँ। काली दरांती आगे पीछे मुस्कुरा रही थी। इसके विपरीत अर्जुन बहुत गंभीर था और उसने कहा, सनशाइन, मैं इसके लिए खुद लड़ सकता हूँ, मैं इसे खुद प्राप्त कर सकता हूँ। जैसा कि आपने कहा, स्वर्ग मृत है, तो फिर मेरे पीछे आओ और डॉग्स डे हेवंस को बदल दो। अगर वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता तो मैं कर दूंगा। अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं कर दूंगा। काले दरांती ने खंजर रख दिया और कहा, कोई और तुम्हें यह नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए खुद इसके लिए लड़ना दिलचस्प है। दुनिया गंदी है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी तरह अकेली नहीं रहूंगी। दुनिया मुझे यह नहीं दे सकती। मैं इसे स्वयं ले लूंगा। यदि दुनिया मुझे वह स्वच्छता नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ, तो मैं इसे धोकर साफ कर दूंगा। अर्जुन ने अपना चेहरा ब्लैक सिकल की आंखों के पास ले जाकर कहा, मेरे चेहरे को देखो, मैं स्वर्ग हूँ। काले दरांती ने सिर हिलाया और कहा, मेरा नाम जियाओ हुई है। अब से मेरा जीवन तुम्हारा है। अर्जुन ने ब्लैक सिकल के कंधे पर थपथपाया और कहा, चलो मून सिटी वापस चलते हैं। रास्ते में कैनयांग ने ब्लैक सिकल से पूछा, तुम किस लोक में हो? ब्लैक सिकल ने कहा, मार्शल सेज लेवल 1। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि तुम कम से कम मार्शल सेंट की 4वीं या 5वीं परत के विशेषज्ञ हो। कैनयांग ने आश्चर्य से कहा, तो क्या आपको लगता है कि आप अर्जुन को हरा सकते हैं? ब्लैक सिकल ने कहा, देखते हैं क्या कहना है। अगर मैं उससे लड़ता हूँ तो मेरे जीतने की 10% भी संभावना नहीं है। मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगा और बुरी तरह हार जाऊंगा। क्या कोई और स्थिति हो सकती है? कैनयांग ने उत्सुकता से पूछा। ब्लैक सिकल ने कहा, मैं उसे हरा तो नहीं सकता, लेकिन मार सकता हूँ। अगर मैं उसे मारना चाहूँ तो मेरे पास लगभग 30% संभावना है। क्या यह अलग है? कैनयांग अब इसे समझ नहीं पाया और बोला, लड़ने और मारने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खैर, यह एक लड़ाई ही होगी। ब्लैक सिकल मुस्कुराया और बोला, यह अलग है, ये बहुत अलग है।